हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे आप लोग? देखिए, आज हम नया पीवाईक्यू निमसेट 2023 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं, तो वर्बली सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, और उसमें से देखिएगा 40, 50, 60% क्वेश्चन क्या होता है, किसी में 60%, किसी में 70%, 80% तक भी वर्बल हो जाते हैं। 2024 का अब आपको पीवाईक्यू डालेंगे, देखिएगा 75%, 80% कैसे वर्बली सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, तो वो भी कल परसों डालेंगे। और शुरू से 2008 से लेकर के अभी तक जितना भी निमसेट एग्जाम हुआ है, सबका पीवाईक्यू वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं, वो टेक्निक जब सीखोगे तो एग्जाम में औरों को पिछाड़ पाओगे। क्योंकि पढ़ते तो साल भर है, लेकिन जब क्या होता है, इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करते हो, आते हुए क्वेश्चन को क्या होता है, पेन का यूज करते हो, ठीक है, पेंसिल का यूज करते हो, तो समय बर्बाद होता है। अब समय नहीं बर्बाद करना है, छलांग मारना है और उनको पिछाड़ना है। वो तभी संभव है जब हम वर्बली करेंगे, और वाली भी जब नॉलेज होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आराम से हो जाता है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिए, और अपने आप को चेंज करिए उसी पैटर्न में, क्योंकि अब समय कम है। अब जो पढ़े हो उसी को, नया नहीं कुछ सीखना है, उसी को इम्प्लीमेंट करना है। तो बिना कुछ समय गंवाए हम लोग चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि द सर्किल टचेज द एक्स एक्सिस एंड आल्सो टचेज द सर्किल विद द सेंटर 0,3 एंड रेडियस 2 यूनिट। ठीक है, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो आपको लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल निकालना है, जो इस सर्किल को टच करेगा, जिसका सेंटर क्या हो, 0,3 रेडियस 2 हो। तो स्वाभाविक वाई एक्सिस पे बनेगा, और एक्स एक्सिस को टच करे। तो जैसे जैसे आप दूसरे सर्किल बनाओगे जो इसको भी टच करे, एक्स एक्सिस टच करे, तो उसका सेंटर ये पैराबोलिक कर्व होगा। उसका सेंटर सारे मिलाओगे तो पैराबोलिक पाथ होगा। तो पैराबोलिक पाथ होगा तो दिस विल बी आंसर। तो ये क्या फिगर दिमाग में रख लेना है कि भाई सर्किल जिसका सेंटर 0,3 है, वाई एक्सिस पे होगा, रेडियस 2 है। और ये सर्किल, अभी देखो ये चीज दिमाग में फिगर कैसे रखना है, हम आपको जस्ट आपको दिखा रहे हैं, आप आराम से इसको कर सकते हो। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये सर्किल लिया जिसका सेंटर है 0,3 और रेडियस 2 यूनिट है। अब हमको निकालना है लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर ऑल द सर्किल व्हिच इज टचिंग द दिस सर्किल, रेड सर्किल, एंड आल्सो द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया है ना। तो ये वाला सर्किल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। फिर इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, यहाँ कहीं होगा। फिर इसको भी करेंगे, इसको भी करे, यहाँ कहीं होगा। तो इसको जब मिलाओगे तो ऐसे यहाँ भी दिखोगे, यहाँ पे होगा, ऐसे करके। तो ये सारे जब सर्किल को हम लोग क्या करेंगे, इनके सेंटर को मिलाएंगे तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा ऊपर की ओर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई टर्म में, इस पैटर्न में ऊपर की ओर पैराबोलिक कर्व साफ साफ दिख रहा है कि वो सर्किल का सेंटर जो इस रेड सर्किल को, जिसका सेंटर 0,3 रेडियस 2 है ना, इसको भी टच कर, एक्सेस को टच करेगा। तो ऐसे ऐसे बनाओगे तो इनके सेंटर जैसे जैसे सर्किल बड़ा होता जाएगा, सेंटर भी हाइट गेन करेगा, इधर छोटा होगा इधर, और फिर करते फिर हाइट गेन होगा, सिमेट्रिक होगा। वो जैसा ऐसा वैसा इधर शेप होगा। तो इसके सेंटर का जब मिलाओगे तो शेप से ही पता चल रहा है कि शेप सर्कुलर है या इलिप्टिकल है या फिर पैराबोलिक है ना। तो अब बताओ, ये क्या चीज दिल में मन में नहीं सोच सकते थे कि सर्किल जो है इसका 0,3 कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पर होगा, है ना। रेडियस कुछ 2 यूनिट है, उसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये यहाँ पर है। अब वो सर्किल जब हम बहुत सारे सर्किल बनाएंगे जो दोनों को टच कर, रेड सर्किल को और एक्स एक्सिस को भी, तो स्वाभाविक यही सारे सर्किल होंगे। तो बड़े तो होते जाते जाएंगे, इधर छोटे से भी बड़े होते जाएंगे, सिमेट्रिक रहेगा, जैसा है वैसा है। तो ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो वैसे नाम में तो लिखना है, कौन सा इसका इक्वेशन बनाना है, कौन सी मेहनत करना है। तो जितना जरूरत हो उतने कर सकते हो। अब आप इसको सोचो कि मैंने वर्बली किया, तो आप भी ऐसे करने की आदत डालो कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। फिगर आपके सामने, मैं रफ आइडिया दे दिया, तो आप भी कर सकोगे। क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कर लिया तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। क्योंकि आराम से कर सकते हो अगर आपके इसका दिमाग में थोड़ा सोच पा रहे हो। यही सोचने की आदत डालना, यही लोग आदत नहीं डालते तो मुश्किल होता है। अब देखिएगा, हाँ क्या है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 6 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइंस ऑफ इट्स एंगल। इफ साइड ए इज 1, देन द एंगल ए इज इक्वल टू, ए साइड दिया है तो एंगल ए, यानी हम लोग साइन फार्मूला यूज करेंगे, ए बाई साइन इज इक्वल टू के या R2R। अब उसके लिए ए बाई 1 बाई साइन ए इक्वल टू, अब के की वैल्यू कैसे आवे, उसके लिए यहाँ दिया है कि पेरीमीटर जो है ए प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल के साइड का स्मॉल ए बी सी लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 टाइम्स साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई 3, अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ द एंगल। तो यहाँ कैंसिल करके 2 हो जाएगा, और इधर आपका ए प्लस बी प्लस सी को लिखोगे के साइन, के टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। तो आपको कैंसिल करोगे, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बोथ द साइड्स, के इक्वल टू 2 आएगा।
k इक्वल टू 2 आएगा तो 1 बाई साइन ए इक्वल टू 2, तो साइन इक्वल टू हाफ, तो ए इक्वल टू 60 डिग्री 30 डिग्री पाई बाई 6 मिलता है आंसर। देखिए ये जो मन में किया अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अभी बताएंगे समझ में आएगा आएगा अब देखिएगा आप भी कर पाओगे। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिया है, कोई भी ट्रायंगल है स्मॉल ए बी सी आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, यानी साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी और प्लस साइन ऑफ सी। ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन 3 ये है। और जैसे इसको हम क्या करेंगे, इस फार्मूला की यूज करेंगे किसका, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी इज इक्वल टू के लिख सकते हो 2r लिख सकते हो। तो जैसे a इक्वल टू के साइन ए, तो के इसमें तो कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी और प्लस साइन ऑफ सी, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी जगह पर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ जाएगा 2, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा, मन में कर लिया, तो k इक्वल टू क्या मिला 2, तो k इक्वल टू 2 मिला। अब जैसे a बाई साइन 1 बाई साइन इक्वल टू 2 यहाँ पे डालेंगे, तो इसमें डालेंगे तो 1 बाई साइन ऑफ a इक्वल टू k की वैल्यू 2, इट इम्प्लाई दैट साइन ऑफ a इक्वल टू 1 बाई 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री दैट इज पाई बाई 6। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग वर्बली। तो आप इसको समझ सकते हो कि पेरीमीटर जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 टाइम द अर्थमेटिक मीन ऑफ द साइन ऑफ द एंगल्स, तो यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 कैंसिल होकर के 2 बचा, और इधर साइन फार्मूला से k टाइम्स के कामा लेकर साइन ए प्लस साइन बी साइन सी कैंसिल हो गया, k इक्वल टू 2, जैसे k इक्वल टू 2 आया तो a बाई साइन ए इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1 दिया है, a इक्वल टू 1 दिया है, उसका अपोजिट साइन है ना, तो 1 बाई साइन ए इक्वल टू 2 साइन इक्वल टू हाफ, दिस कैन बी डन वर्बली। तो ये जो चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जब क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे तो वर्बली कर सकते हो, और जब वर्बली करोगे तो स्वाभाविक है कुछ समय बचेगा ही। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करना है कि हम लोग क्वेश्चन कोशिश करें वर्बली कैसे कर पाए, क्योंकि ये क्या होगा, आदत नहीं डाले हो, आदत लिखने की है, तो हर एक क्वेश्चन में लिखते हो, तो ये चीज जब मैं वर्बली कर पा रहा हूँ कि क्या कहानी है कि पेरीमीटर 6 टाइम्स दिस है, तो क्या क्या कैलकुलेशन है ना, जबकि हमको ए दिया है उसका अपोजिट एंगल साइन ए में ए चाहिए, कैपिटल ए चाहिए, तो ए बाई साइन इक्वल टू के, तो के निकालने के लिए ये आपका यूज कर लेना, तो दिमाग में कैलकुलेशन करो और आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन एन एग्जामिनेशन द 9 पेपर्स द कैंडिडेट हैज टू पास इन मोर देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन व्हिच ही फेल्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच ही कैन बी अनसक्सेसफुल। अरे भाई टोटल में आधे बार सक्सेसफुल होगा, आधे बार अनसक्सेसफुल होगा, क्योंकि 9 पेपर में, ठीक है, आधे से कम लाएगा तो क्या होगा, ये अनसक्सेसफुल होगा, आधे ज्यादा लाएगा तो सक्सेसफुल होगा। तो हम कितने तरीके से ये हम लोग टोटल केस कर सकते हैं, तो 9C0 प्लस 9 में एक भी साल में करे, 9C1 9C2 9C3 9C4, ठीक है, तो 9C5 9C9 तक जाएगा, तो 9C0 से 9C9 तक जाए तो 9C0 से 9C4 यानी जो आधे होंगे वो अनसक्सेसफुल हो गए, 9 में 4 अगर सक्सेस होता तो 5 में फेल होता है पेपर में, तो अनसक्सेसफुल माना जाएगा, और फिर 5 अगर कर लेगा तो सक्सेसफुल माना जाएगा, तो आधे फेल और आधे पास, तो 2 का पावर 9 होगा, 9C0 9C1 9C9 2 पावर 9, ठीक है, मैं आधे बार फेल, तो 2 पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 पावर 8, 2 पावर 8 इज 256, तो दिस विल आंसर। देखिए यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं, 9 में से एक भी अटेम्प्ट न करें, 9 में से एक पेपर पास हो, 9 में से 2 पेपर पास हो, 9 में से 3 पेपर पास हो, 9 में से 4 पेपर में, 9 में से 5, ऐसे 9C5, ऐसे करते करते प्लस 9C9 कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 का पावर 9 होती है। अब यहाँ पर आधे कोफिशिएंट ये होंगे, बाकी के आधे बराबर होते हैं, पढ़े होगे, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल में बाइनॉमियल थ्योरम में, कि यहाँ पर 1 से 9 ऐसे जो बढ़ेगा मैक्सिमम तक मैक्सिमम होगा, फिर घटेगा वही हो जाए सिमेट्रिक होगा, तो टोटल में आधे बार फेल तो आधे बार फेल, 0 से 4 तक 5 टर्म हुए और 5 से 9 तक 5 टर्म हुए, ये सिमेट्रिक होगा। इसका 9C9 इक्वल टू 9C0 9C1 इक्वल टू 9C8 9C2 इक्वल टू, ये पता ही है ना, तो आधे आधे, तो इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल जो होगा इसका सम 2 पावर 9 तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें से आधे से कम जब सॉल्व करोगे, 0 1 2 3 4 क्वेश्चन तक सॉल्व करोगे तो फेल मानोगे, ये आधे 5 केस होगा, और फिर 5 केस में होगा जब 5
पेपर पास करोगे, 5 6 9 5 केस हुआ तो पास हो गए। तो आधे बार पास आधे बार फेल, तो टोटल में 2 पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि कितने बार फेल हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है, तो इतने बार अनसक्सेसफुल हो सकता है और इतने ही बार सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, कि टोटल 2 का पावर 9 केस आ रहा है। टोटल हम कितने तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेंड करते हैं, देखो इन एग्जामिनेशन द 9 पेपर्स आर देयर, ए कैंडिडेट हैज टू पास इन मोर देन द नंबर ऑफ पेपर्स इन व्हिच ही फेल्स, जितने में फेल उससे ज्यादा में पास होना चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादा कब होगा, जब 9 में कम से कम 5 करे तभी तो ज्यादा होगा, 9 में 4 में अगर पास करेगा तो 5 फेल करेगा, है ना। तो ये जब यहाँ से पास माना जाएगा, यहाँ से फेल, तो आधे में फेल आधे में पास, टोटल का आधा कर दिया। तो बताओ ये वर्बल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 पावर 9 की वैल्यू पता है, डिवाइडेड बाई 2, 2 पावर 256, है ना। तो दिस कैन बी डन इजीली। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ए ग्रुप ऑफ 100 कैंडिडेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्कोर वेयर फाउंड टू बी दिस एंड दिस, है ना। मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। Later on it was found that the score of 25 and 35 were misread as 52 and 53। ठीक है, इस ये होना था एक्चुअली, लेकिन गलती से पढ़ा गया। ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन द करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग करेक्टेड फिगर्स इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर करेक्टेड मीन तो हम वर्बली निकाल पाएंगे, लेकिन करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको थोड़ा पेन का यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वर्बली करने में मुश्किल होगा। तो अगर हमारा मीन से काम हो जाए, मीन अगर सब जगह डिफरेंट है तो हम क्यों फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही दिखाएं, दोनों चीजें निकालें। तो मीन यहाँ पर दिखा रहा है कितना, 39.9, 39.55, तो ये 39.5 और 39.19, तो चारों के चारों मीन डिफरेंट है, नानादिश तो है नहीं। तो हम मीन का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि मीन तो आइडेंटिकल है नहीं, जो मीन सही होगा वही आंसर कर देंगे। हम क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, हो सकता है पेन का यूज करना पड़ेगा। अब मीन वर्बली कैसे होगा, तो ये तो पता है आपको, 100 आइटम है ना। तो 100 आइटम में यहाँ पर मीन 40 है, तो मीन इक्वल टू का 40 इक्वल टू सम ऑफ ऑल द आइटम डिवाइड नंबर ऑफ आइटम, यानी सम ऑफ आइटम कितना हो गया, 4000 हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि दैट द स्कोर ऑफ दिस एंड दिस वाज मिसरेड एट दिस है, तो इसका पढ़ा गया, तो 52 और 52 एंड 53 कम्स आउट टू बी 105, और होना ये चाहिए था 25 प्लस सम, दो पेपर में 25 प्लस 35 यानी 60 हुआ, यानी कुल मिलाकर के होना चाहिए था 60, पढ़ लिया गया जो स्कोर दोनों पेपर का मिलाकर के 105। तो अब ये रॉन्ग वैल्यू निकालोगे, करेक्ट वैल्यू जोड़ोगे। तो हमने जब मार्कशीट बनाया, मार्क्स जब ऐड किया तो 100 यहाँ पर 5 ऐड किया था, लेकिन हमको 60 ही जोड़ना था, यानी हमने 45 ज्यादा जोड़ दिया, तो 45 कम कर दो, इसको हटाओगे ये जोड़ोगे तो 45 कम हो जाएगा। तो जब 45 कम होगा तो उसका मीन पर 100 को 45 से डिवाइड करोगे तो 0.45 मीन कम हो जाएगा। भाई उसका टोटल सम भी 45 कम हो रहा है, तो उसको 100 से डिवाइड करोगे तो मीन भी 0.45 कम हो जाएगा। पहले 40 था और 40 में 0.45 कम करोगे तो 39.55 आएगा। दिस विल बी द आंसर। मीन तो पहले 40 था और 40 में माइनस 0.45 घटाओगे, क्योंकि 45 बटे सब यहाँ पर देखो जो रॉन्ग वैल्यू थी वो आपका 105 हो गई, दिस प्लस दिस 105, और में से अगर आपको करेक्ट वैल्यू 60 यहाँ पर क्या करोगे 60 हुआ, तो रॉन्ग वैल्यू हटाओगे और करेक्ट वैल्यू क्या करोगे जोड़ोगे, मैं हटा दिया ये जोड़ दिया, तो अब ये मिला 45। अब इसका जो 45 सम आया, ठीक है, ये टू कम कर देगा तो इसका मीन आ जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे 0.45, तो ये 0.45 मीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने बड़ी वैल्यू ऐड कर दिया। गलत वैल्यू जो है वो बड़ी वैल्यू गलत वैल्यू है, हमारा स्कोर कम होना चाहिए था, इतना स्कोर किया, तो मीन भी 40 से कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, जितना डिफरेंस आया उतना एक्स्ट्रा है, तो डिफरेंस आया 45 ज्यादा जोड़ा, तो 45 का मीन 100 आइटम है ना, तो 45 जो सम 45 आया, 45 को 100 से डिवाइड करोगे 0.45, तो 0.45 मीन हम क्या करेंगे, कम होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वैल्यू जोड़ दिया। तो 40 में 0.45 जोड़ घटाओगे तो ये आपका 39.45 आएगा, बाकियों में नहीं है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाने की जरूरत ही नहीं, जब मेरा इसी से काम हो गया तो क्यों हम फालतू में समय बचाएं, क्योंकि यहाँ आपको सीखना है कि हम वर्बली कैसे कर रहे हैं, समय कैसे बचा रहे हैं। तो इसीलिए जितना जरूरत है उतना ही काम करना है, ज्यादा जरूरत करके अभी एग्जाम में नॉलेज नहीं दिखाना है।
है ना, अपना उल्लू सीधा करना है, अपना समय बचाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि A speak truth in 60% and B speak truth in 50% cases. In what percent of the cases they are likely be contradict each other while narrating the some incident? तो A 60% अगर सही बोलता है तो सही बोलने की 60/100 का मतलब 6/10 का मतलब 3/5 भी लिख सकते हो। और B जो है 50% सही बोलता है तो यानी 1/2 हाफ सही होगा प्रोबेबिलिटी बोलने की, गलत बोलने की प्रोबेबिलिटी अगेन हाफ 50%, और इसका सही बोलने का 60% तो रॉन्ग बोलने का 40%। क्लियर नहीं क्लियर है? अब कह रहा है कोई चीज नरेट कर रहा है, कोई बात, कोई इंसिडेंट की बात कर रहा है दोनों लोग, तो ये कंट्राडिक्ट करे। कंट्राडिक्ट तब होगा जब ए सही बोले बी गलत बोले, या फिर ए गलत बोले बी सही बोले, अपोजिट बोले, है ना, ये सही तो वो गलत। तो ये सही बोलने का क्या हो जाएगा, 60/100 का मतलब 6/10 का मतलब 3/5, और इंटू वो सही बोले 1/2, तो 3/5 1/2 का मतलब 3/10 हुआ, और प्लस ये गलत बोले 40/100 का मतलब 4/10 का मतलब 2/5 और इंटू हाफ, क्योंकि वो भी आधा सही बात बोल रहा है आधा गलत बोल रहा है, 50% है, 1/2 तो 2/10, तो 3/10 और 2/10 5/10, 5/10 मतलब 1/2, दैट विल द आंसर। कितना आसान है, हो रहा वर्बल के नहीं हो रहा। ये सही बोलेगा तो 60/100, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। और जब ये गलत बोलेगा 40/100 तो सही बोलेगा 1/2, तो सही भी बोला उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, रॉन्ग भी बोला तभी हाफ 50% है। तो ये जब करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यही मैंने मन में कैलकुलेट कर लिया, 3/5 इंटू 1/2 और प्लस यहाँ पर 2/5 इंटू 1/2, यही मन में किया, 10 है तो नीचे 10, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 2 5, दैट विल बी आंसर ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस। तो कांट यू डू इट वर्बली, ये बताओ, 6/10 तो का मतलब 3/5 इंटू 1/2 और प्लस 4/10 का मतलब 2/5 इंटू 1/2, ठीक है। मत करो 6/10 इंटू 1/2 तो 6/20 कर लो, और उधर 4/20 कर लो, तो 10/20 मतलब 1/2 ऐसे कर लो। तो आप मन में करके देखो, आप कर लोगे। जब कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, उसका मीनिंग क्लियर है, तो उसको कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ समय लग नहीं रहा। वर्बल हो रहा है इसलिए वर्बल हम लोग कर रहे हैं, नहीं होता तो हम नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि हर एक क्वेश्चन वर्बल ही होता है, जो होता है हम उसी की बात कर रहे हैं। 40 to 50, कभी कोई 70-80% तक भी वर्बल ही होते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्योंकि कभी क्वेश्चन हार्ड आता है, कभी इजी आता है, इजी आएगा तो 60-70% चले जाओगे, और टफ आएगा तो 40% हो सकता है, 30-35% में रह जाओ कभी कभार, लेकिन वर्बल जरूर बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसमें समय जरूर बचता है, ठीक है। और जब समय बचाओगे ये वाला तो दूसरी जगह यूज कर पाओगे। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन एक्स। अच्छा, इन दोनों में और इन दोनों में जो बात करेंगे इक्वल टू नल सेट, यानी एक्स ऐसा सेट है जो ए के साथ उसके एलिमेंट कॉमन नहीं है, बी के साथ कॉमन नहीं, तभी तो नल आएगा। और कहता है यूनियन अनकॉमन है, और यूनियन बराबर है, यूनियन बराबर है तो ये तभी संभव है अनकॉमन, तो इसका जो सेट है और इसका जो सेट है ये बराबर होगा, तभी तो उसका एलिमेंट लेकर के इसका एलिमेंट लेकर के बराबर करेगा, तो ए भी बराबर होगा, ए भी बराबर होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम ए सेट ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं, 1, 2 ले लिया, चलो बी सेट ले लिया, 3, 4 ले लिया, एक्स सेट ले लिया, ऐसा ले जो इसके साथ कॉमन हो, इसके साथ कॉमन हो, 5, 6 ले लिया। अब पहले कंडीशन में देखिए ये इसके साथ नल सेट, इसके साथ नल सेट फुलफिल किया। अब दूसरा कंडीशन कहते हैं यूनियन ले रहे हैं तो बराबर हो, तो यूनियन यानी इसका यूनियन लो तो 1, 2 हो, इसका यूनियन 1, 2 होना पड़ेगा, तो ये या तो 1, 2 इसको कर लो और या तो इसको 3, 4 कर लो, तभी तो ये बराबर हो पाएगा, तो इसका मतलब इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ पर जैसे ये आप कंडीशन अप्लाई करोगे कि आपका इसमें तो कोई इसके साथ कॉमन हो नहीं रहा है और ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब ए भी बराबर होगा, तभी बराबर होगा, क्योंकि इसके साथ कॉमन नहीं है, तो साफ साफ जाहिर है। एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हो या ऐसे फिगर बना के समझ सकते हो, तो कितना आसान है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा सेट लेने की आवश्यकता ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइंड द फोकी ऑफ द इक्वेशन दिस। अच्छा, तो यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अपोजिट साइन का है, इसका मतलब ये क्या होगा, हाइपरबोला होगा। अब चाहे हाइपरबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे सर्किल हो, हम लोग उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सोचना है। फाइंड द फोक पूछा जा रहा फोकी,
अब जब हाइपरबोला इलिप्स में दो फोकी होती हैं तो इनका मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, कॉमन सेंस यूज करेंगे। ठीक, जैसे सेंटर निकालेंगे देखेंगे फोकी का हम सम करके अदा करेंगे तो सेंटर से मैच करेगा, मैच करेगा तो आंसर हो जाएगा। तो अभी देखिएगा कैसे जुगाड़ करने जा रहे हैं। आपको पता है टू गेट द सेंटर ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ कोर्स हाइपरबोला, अगर क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट भी प्लस होता तो इलिप्स हो जाता, माइनस अपोजिट है तो हाइपरबोला होगा, है ना। इक्वल होता तो फिर सर्किल की बात आती, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट, तो हाइपरबोला है। तो आपको क्या करना है, इसको जब आप सेंटर निकालने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब s के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो y विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो x विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट। ठीक है, तो आप जब डिफरेंशिएट करके x y वैल्यू निकालते हो तो वो सेंटर आ जाता है। तो इधर क्या आ जाएगा 2x प्लस 2, ये तो सब जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, यानी x इक्वल टू -1, -1 हो गया। फिर y के रिस्पेक्ट करोगे तो जीरो जीरो, माइनस 8y और प्लस 8 इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, -8y प्लस 8 इक्वल टू जो y इक्वल टू 1। तो सेंटर हो गया -1, मन में रख लेना है। s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये पता है, ये मान लो s है तो आपको पता है डेल एस बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो, और डेल एस बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो करोगे तो इधर आपका हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और इधर आपका हो जाएगा -8y और प्लस 8 इक्वल टू जीरो। तो इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ पर -1 और y इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट वी हैव डन इट वर्बली। ये जो हम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेंटर निकालने का रूल है, चाहे सर्किल इक्वेशन हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला, सेंटर निकालने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे y विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो x विल बी ट्रीटेड कांस्टेंट, और इक्वल टू जीरो कर देना, दिस इक्वल टू जीरो करने से यू विल गेट द सेंटर। अभी हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पर। तो मेरे सेंटर मालूम हो गया, अब फोकी का मिड पॉइंट सेंटर होता है। अब किसका मिड पॉइंट देखो -1, 1 आएगा। अब जब इसकी बात करेंगे तो ये अगर ये √5 प्लस 1 और कामा 1, √2 -1 प्लस -1 और कामा 1, तो इन जो दोनों को जोड़ोगे x1 प्लस x2 तो कैंसिल होकर के √5/2 आएगा, जो कि नहीं चलेगा, √5/2 और कामा 1, तो यहाँ पर तो -1 कामा 1, तो ये तो नहीं चलेगा। इसमें आ जाओ, इसको प्लस करके दिस और माइनस करके दिस लोगे, तो जब जोड़ोगे x1 प्लस x2 तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -1 -2/2 -1 आएगा, 1 1 2 1, तो दिस इज आंसर। यानी ये जो फोकी हम ले रहे हैं, अगर ये फोकी हैं तो फोकी का मिडिल पॉइंट होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, इसका एक तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 प्लस √5, है ना, कामा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 माइनस √5 और कामा 1, तो ये x1/1 x2/2, तो x1 प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो -2/2 और 2/2, तो -1, तो इसी मैच कर रहा है। इसमें नहीं करेगा, इसमें आपका -1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर √5/2 आ रहा है, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा। इसमें आपका 1 आएगा और -1 आएगा, तो इसमें -1 1, इसमें 1 का -1 आएगा। तो एक बार प्लस एक बार माइनस लोगे, y कोऑर्डिनेट तो इसमें x कोऑर्डिनेट सेम है, इसमें y कोऑर्डिनेट सेम है, इसमें y कोऑर्डिनेट सेम है, इसमें s कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसको अलग अलग कर लो पॉइंट को, और जब मिड पॉइंट निकालोगे तो मिड पॉइंट विल बी द सेंटर। किसी भी फोकी का मिड पॉइंट सेंटर होता है। तो हमने सेंटर तो वर्बल निकाल लिया, -1 पार्ट से डिफरेंशिएट करके, -1 कामा 1, ये वर्बल निकाला सेंटर, और फोकी को उठा के चेक कर लिया, तो फोकी का कौन सा मिड पॉइंट -1 कामा 1 दे रहा है, तो ये आप दे रहा है, बाकी नहीं दे रहा, साफ साफ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, -1 दो बार जुड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करो, और 1 1 दो बार जुड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 करो, है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, दिस x1 y1 और x2 y2, तो साफ साफ जाहिर है। ऐसे दूसरों में करोगे तो ये नहीं आएगा, दूसरा कुछ आएगा। तो बताओ हमने क्या किया, एक्चुअल फोकी ना निकाल करके हम अपना जुगाड़ कर लिए, कि हमको उसका कॉन्सेप्ट मालूम है कि सेंटर फोकी का मिड पॉइंट होता है, बस सेंटर वर्बल आता है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑल कार्ड्स ऑफ द पैरा y इक्वल टू 4x व्हिच आर ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स v। वर्टेक्स से अगर हम वर्टेक्स से हम कॉर्ड ड्रा करें तो उनके मिडिल पॉइंट का जो आएगा तो वो भी क्या होगा, पैराबोलिक पाथ आएगा, और उससे छोटा होगा, और उसी पैटर्न होगा, y इक्वल टू 4s के पैटर्न होगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4s के पैटर्न में होगा, उसी तरफ होगा, ठीक है, और उससे छोटा होगा। तो अब y स्क्वायर इक्वल टू तो बड़ा है, नहीं चलेगा, y इक्वल टू 2x, ये छोटा, ये चलेगा, ये चल सकता है। अभी देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो भाई इलिप्स है तो नहीं चलेगा, और ये तो एक्स स्क्वायर, ये तो ऊपर की ओर नहीं बनेगा, इधर को इधर बनेगा, तो दिस विल आल्सो बी रॉन्ग, दिस इज द ओनली आंसर। तो यहाँ पर देखिए, जब फिगर बना करके आप कोशिश करोगे समझने की, आप देखिएगा आप खुद समझ जाओगे, बहुत आसान है। ये हम पैराबोला ले लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब देखिए, अब किसके हम वर्टेक्स से कॉर्ड ड्रा करें
वर्टेक्स से कॉर्ड ड्रा करें, वर्टेक्स से कॉर्ड ड्रा करें, तो इनका मिडिल पॉइंट मिलाओगे तो वो भी क्या होगा, पैराबोलिक होगा यहाँ पर, है ना, ये भी जा करके यहाँ पे मिलेगा, तो ये पैराबोलिक कर होगा, ये मिड पॉइंट और यहाँ पर ड्रा करोगे, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो ऐसे करके और ड्रा करोगे ये मिड पॉइंट, तो यहाँ से जाते जाते ये ऐसे करके होगा, तो ये वाला जो ये वाला होगा मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो मिल रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा कलर कुछ और बदल देते हैं, चलो ये कर देते हैं, तो ये जो मिड पॉइंट को मिलने से जो मिल रहा है ये क्या होगा, उसी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4s के पैटर्न में होगा, फॉर्म में होगा, क्योंकि उधर की ओर है, ठीक है, और उससे क्या होगा, छोटा होगा, इसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कम होगा, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन जो वाई स्क्वायर इक्वल टू है ना, और यहाँ पर छोटा भी है, बाकी में ये तो ऐसे जा रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ऊपर की ओर, तो संभव नहीं है, ये आपका बड़ा, इससे बड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि मिडिल पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे, जहाँ वर्टेक्स से कॉर्ड ड्रा करके मिडिल पॉइंट ज्वाइन करोगे, तो मिडिल पॉइंट ज्वाइन करने पर जो ये शेप आ रहा है, ये पैराबोलिक शेप भी आ रहा है, और इससे छोटा भी होगा लेटेस्ट रेक्टम, इसका छोटा होगा, उसका 4 है तो इसका 2 है ना, ये हो नहीं सकता है, तो साफ साफ जाहिर है कि उधर की ओर होगा और छोटा होगा, हम यहाँ पर चेक कर लिए सबको, पूरा एक्चुअल करनी है नहीं, अब यहाँ पर हम कोई h कामा के ले लेते हैं, और इसका हो जाएगा 2h कामा 2k, इसको पैराबोला में सेटिस्फाई करें, लोकस ऑफ h एंड k करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x आ जाएगा, लेकिन वो प्रोसीजर नहीं करना है, जब हमारा काम ऐसे हो जा रहा है तो हम उसको क्यों उसको प्रोसीजर अपनाएंगे, ठीक है, तो उस केस में हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। If A, B are the unit vectors such that 2A plus B equal to 3, then which of the following statement is true? A, B यूनिट वेक्टर है, दो यूनिट वेक्टर का सम एक्चुअली वेक्टर ही होता है, अगर इसको हम देखा जाए तो गलत है, क्योंकि 2A plus 2B दो वेक्टर का सम वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है और ऐसा कुछ तो दिया नहीं, तो इज पैरेलल, तो यूनिट वेक्टर में अगर 1 1 है तो 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट 3 यूनिट, यानी ए और बी सेम डायरेक्शन में होगा तभी तो ऐड होगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 3 होगा, तो a विल बी पैरेलल टू b, तभी ये संभव है। अब दूसरे भी तरीके से अगर हम इसको करना चाहें, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर दो ए बी यूनिट वेक्टर है, उसका सम 3 है, तो सेम डायरेक्शन में होगा तभी तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट हो जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट एंगल भी नहीं होगा, नहीं पाइथागोरस थ्योरम तो उससे कम हो जाएगा, तो 1 1 करोगे तो 3 टोटल मैक्सिमम दिया है, तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन वेक्टर होते तो पैरेलल होते हैं, तो ये तो साफ साफ जाहिर है, नहीं तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्वायर करोगे, तो यहाँ 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2a इंटू 2b, यानी 4a डॉट बी इक्वल टू 9, तो इधर आपका 4 स्क्वायर 4 और b स्क्वायर यहाँ पर एक 5 5 उधर 9 में गया तो 4, तो 4a डॉट बी इक्वल टू 4, तो a डॉट बी इक्वल टू 0, तो a डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या आएगा, ए बी बीच का एंगल 0 डिग्री कॉस थीटा, माडा पे माडा बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, हम क्या बता रहे हैं, देखो इसको कर रहे हैं, जरूरत नहीं है, ये काम हो गया, ठीक है, फिर भी मैं इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ठीक है, तो यहाँ यूनिट वेक्टर है, ये आपका 1 हो जाएगा, माड ऑफ ए इक्वल टू माड ऑफ बी इक्वल टू 1 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर और ये भी 1 स्क्वायर, तो 4a डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 4, इधर ये 5 हो गया, ये हो जाएगा 5, उधर घटेगा 4, तो a डॉट बी इक्वल टू a डॉट बी, है ना, 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, तो a डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ पर इधर जाकर डिवाइड हो गया, a डॉट बी इक्वल टू इधर इस केस में घटेगा, तो 5 में तो बचा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, स्क्वायरिंग बाय 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 9 किया, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, तो 2 2 का 4a डॉट बी इक्वल टू हो गया, ये 5 4 बचा, ये 4 जा करके उधर जा करके यहाँ पर ये हो जाएगा, तो इस केस में कैंसिल करोगे, माड ऑफ ए माड ऑफ बी 1, तो माड ऑफ ए माड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, जब थीटा एंगल इक्वल टू 0 डिग्री यानी ए डॉट बी इक्वल टू 1, तो ए बी के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब दे आर इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल, है ना, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें करने पर थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लग रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो 2 इंटू 2a और डॉट बी, तो 4a डॉट बी इक्वल टू उधर 9 हो जाएगा, है ना, 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो इधर 4 और यहाँ पर क्योंकि माड ऑफ ए स्क्वायर माड 1 1 है, यूनिट वेक्टर्स हैं ये 1 है इक्वल टू 1, यहाँ पर छिप गया है 1, ठीक है, ये 1 है, तो इस केस में जैसे 1 डालोगे तो उधर घट करके 9 में
5 जाएगा 4 बचेगा, 4 कैंसिल 1 हो जाएगा, माडा पे माडा भी, cos थीटा यूनिट वेक्टर 1 into 1 cos थीटा इक्वल टू 1, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 0। तो दिस कैन आल्सो बी डन वर्बली, कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, समझ गए होगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले तो ये देखा जाए तो ये गलती है, क्योंकि दो वेक्टर का सम यहाँ पर क्या है 3 दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर का सम 3, तो वेक्टर का सम वेक्टर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस पर करते हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं टाइपिंग में कुछ लिखने में गलत होता होगा, तो उस केस में तो इसका भी 1 होगा, ठीक है, और इसका भी 1 होगा, तभी तो 3 होगा। तो ये 1 1 सेम डायरेक्शन होगा तभी तो जुड़ेगा, तो इसीलिए सेम डायरेक्शन मतलब इज पैरेलल टू बी। तो आप यहीं से हम कॉमन सेंस यूज कर लिए, बाकी स्क्वायर करके करोगे तो भी वही आ जाएगा। तो स्क्वायर करके भी वर्बली हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा मेहनत है, और वो तो कॉमन सेंस यूज करके हम लोग की। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस, देन फाइंड वैल्यू आपके। अरे भैया इसमें भी एलपीटर रूल अप्लाई होगा, इसमें भी एलपीटर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि 0/0 0/0। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे 4x³ - 0 डिवाइडेड बाई 1 - 0, तो 4x³, तो 4 टाइम्स ऑफ 1³ तो 4 हुआ, 4 इक्वल टू इधर आ जाओ 3x² - 0 और आपका 2x - 0। तो जब लिमिट डालोगे के, तो 3k² डिवाइडेड बाई 2k, के एक कैंसिल करोगे तो 3/2k, तो इधर 4 इक्वल टू 3/2k, तो k इक्वल टू 8/3, 8/3 कहीं होगा, यस। इधर इसका करोगे तो 4 इज इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 3k²/2k, जब लिमिट अप्लाई करोगे ये कैंसिल कर, ये मैंने मन में कर लिया। एल पीटर रूल अप्लाई करो, इसको डिफरेंस करोगे 4x³ है ना, और k की वैल्यू x की वैल्यू 1 डालोगे तो इसका हो जाएगा 4x³ -0 डिवाइडेड बाई 1 - 0। तो जैसे 1 डालोगे 4 आ रहा है, तो मन में वर्बल इसी में करोगे तो क्या हो जाएगा 3x² - 0 डिवाइडेड बाई इधर आपका हो जाएगा 2x - 0। जैसे k की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो ठीक है, स्क्वायर डिवाइड 2k, एक कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/3 मन में। तो इधर आपको एल पीटर रूल कैसे वर्बली लगा अप्लाई करो, इधर कैसे वर्बली, इज नॉट डिफिकल्ट वन। इसमें तो x इक्वल टू 1 डाल रहे हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू 4 आ रही है, इसमें वैल्यू डाल रहे हो k के टर्म में डाल रहे हो तो 3k²/2k आ रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात, 3k², और ये तो कांस्टेंट 0 0 हो जाएगा, 2k k कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इक्वल टू 3/2k, तो 2 इधर मल्टीप्लाई 8 बाई इधर डिवाइड हो जाएगा। तो मन में हो रहा है, पेन की जरूरत नहीं है, आप भी कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए क्या है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन दिस इज सिमेट्रिक बॉड। देखो ऐसा क्वेश्चन जनरली की होगे, यहाँ पर क्या होता है x + x² होता है, ऐसा की होगी x + √x² + 1। तो ऐसा फंक्शन हमेशा क्या होता है ऑड की, ये भी होगी, ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है, तो यहाँ पर चलता है सर। और इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द y एक्सिस होता है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, और ये ऑड फंक्शन ये सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन होता है, चाहे साइन लो तो साइन x³ एक्सेट्रा। तो जब आप f ऑफ -x डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ बेस e -x³ और इधर प्लस अंडर रूट आपका -x³ का x³ है 6 रहेगा, प्लस 1 इवन पावर है। जैसे जोड़ोगे इसमें जोड़ोगे तो आपका f ऑफ x और प्लस f ऑफ -x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, a + b a - b, तो a² - b² कैंसिल होगा 6/6 तो 1 आ जाएगा, log ऑफ 1 तो क्या होता है log ऑफ 1 देता है 0। तो ये तो आठ फंक्शन डेफिनेशन हो गए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x इक्वल टू 0। तो x यहाँ पर -x डालने पर जैसे ऐड करोगे तो a + b इंटू a - b, यानी a² - b² करोगे log m प्लस log n हो जाएगा, तो x³ पावर 6 x पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, log 1 0 होता है। तो यही तो ऑड की डेफिनेशन। और जब ऑड फंक्शन है तो बहुत कॉमन है, ऐसा जरूर पढ़ोगे, तो ये लॉग ऑफ बहुत कॉमन क्वेश्चन हर बुक में होता है, x प्लस अंडर रूट यहाँ पर x² + 1, ठीक है। तो इस केस में ऐसा जरूर करोगे पढ़ोगे, तो इसकी जगह पर क्यूब है, बात तो वही पैटर्न है, क्या फर्क पड़ने वाला। तो यहाँ पर ऐसा फंक्शन हो चाहे ऐसा फंक्शन हो, आठ फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिनल प्रॉपर्टी है ना। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू a हैज 4 रियल सॉल्यूशंस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर वैल्यू ऑफ a यहाँ पर क्या होगी, अगर 4 रियल सॉल्यूशन रखेगी, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टफ सब लोग नहीं कर पाएगा, तो इसमें ट्रेसिंग यूज होगा। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 और 4 x - 2 और x - 4 फैक्टर होगा, समाधुर रूट करोगे तो 2 4 फैक्टर होगा,
तो पैराबोलिक कर्व ऊपर बनेगा और 2 और 4 रूट होगा, तो मिडिल में 3 पर ये मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिडिल में जब 3 वैल्यू मिनिमम देगा तो 3 डालोगे तो 9 8 17 17 में और ये 18 जाएगा -1, तो यहाँ पर 3 पर -1 देगा नीचे, और इसको जब मार लोगे तो ऊपर चला जाएगा, और जब लाइन ड्रा करोगे y इक्वल टू a, y इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो इस केस में 0 to 1 के बीच में होगा, तो दिस विल द आंसर। ये जो मैं किया ये एक बार समझाते हैं, इतना आसान नहीं समझ पाना, थोड़ा पहले चीज को समझो। मैंने क्या किया, x² - 5 6x + 8, इसको मैंने ट्रेस किया, इसको ट्रेस करोगे तो x - 2 और x - 4 ये रूट आ जाएगा। तो आप इसको जब हम ट्रेस करके दिखाते हैं तो ये कर्व जो होगा वो ऐसे होगा, यानी ये कर्व ऐसे होगा, ये आपका 2 रूट आया, ये 4 आया, और पैराबोलिक कर्व ऊपर की ओर, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर बनता है, 2 4 रूट है, ये तो इक्वल टू 0 करोगे तो आपका 0 कर देगा, रूट देगा 2 4 पर ऊपर, इतना तो समझ गया। मिनिमम वैल्यू इसके मिडिल पे देता, सिमेट्री का बहुत वर्टेक्स होता है, तो जैसे 3 डालोगे इसमें इक्वल टू 3, तो जैसे 3 डालोगे इसमें तो 9 और -18 और +8, तो 9 8 17 में -18 गया तो -1 गया, तो ये वर्टेक्स मिला, क्या मिला 3, -1 ये मिला। अब जैसे ही देखिएगा आप इसका मॉड लेते हो, ध्यान से सुनिए, आप जैसे इसका मॉड लोगे तो नीचे वाला क्या करके ऊपर इमेज दे करके मिट जाता है, तो नीचे वाला जो है ये इसका इमेज ऐसे दे देगा और ये मिट जाएगा, अब मिट जाएगा ये करके उस केस में, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 3 -1 था तो ये ऊपर जाकर के इमेज देगा, तो -1 का यहाँ पर +1 हो जाएगा। अब हम जब ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, कोई लाइन, तो कहाँ तक जाएगा, इसका हाइट तो 1 है, तो 1 के अंदर रहेगी तो 4 बार कट करेगा, तो कलर चेंज कर देते हैं। जैसे ये लाइन आप ये ड्रा करते हो, है ना, तो ये देखो ये लाइन y = मान लो a कोई लिया, तो a की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर के मैक्सिमम 1 तक जा सकती है, 1 के अंदर रहेगी, तभी तो 4 बार कट करेगा, 1 2 3 4, कोई भी लाइन इक्वल टू, यहाँ पर a इक्वल टू से मान लेते हैं y है ना, इज इक्वल टू a, इट इज इक्वल टू y, तो y इक्वल टू a और y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस और y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू पहले मैंने क्या किया, मॉड हटा करके y इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ड्रा किया, फिर मॉड अप्लाई किया तो नीचे का इमेज ऊपर आके मिट गए, नीचे अब इतना है वो ये तो मिट जाएगा। अब कह रहा y इक्वल टू a, यानी ये लाइन हम y इक्वल टू एक्स एक्सिस के पहले ड्रा करें सो दैट इट शुड कट एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 1 तक, यहाँ पर -1 था तो इसका जंप करोगे 1 आएगा, तो 1 तक अंदर रहेगा तब तो 4 बार कट करेगा, 1 के अंदर रहेगा, और 1 को जैसे जाओगे तो फिर 2 बार कट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में अगर a की वैल्यू होगी, y इक्वल टू a जो है 0 से 1 के बीच में होगी, तो लाइन यहाँ 4 बार कट करोगे, ये तो मिट गया आपका इमेज लेकर के, तो ये वाला ऊपर वाला ये ग्रीन है और ये वाला है, तो 1 2 3 4, तो ये जो लाइन पैरेलल है वो 0 से लेकर के कहाँ तक जा सकती है, 0 से 1 तक, 1 के अंदर तक। 1 पर अगर एग्जैक्टली कर दोगे तो 3 बार होगा, 1 यहाँ टच करेगा, 1 बार कट किया यहाँ पर 1 तो 3 हो जाएगा, 1 से ऊपर होगा तो 2 ही होगा, 1 के अंदर होगा तो 4 बार कट करा, जैसे ये है ना, ऐसे 0 से 1 के बीच में कोई लाइन ड्रा करोगे इट विल कट द कर्व एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये ट्रेसिंग करके समझोगे कि ये भाई 2 4 रूट है, तो 2 4 रूट करके ऐसे जाएगा, और 3 पर मिनिमम देगा तो 3 डाला तो -1 आएगा, तो जब इमेज मॉड लोगे तो यही -1 ऊपर करके +1 तक चला जाएगा, इसी का इमेज ऊपर चला जाता है, तो ये जो y इक्वल टू जो कोई लाइन होगी कांस्टेंट वो क्या होगा, 0 से 1 तक होगी, तभी 4 बार कट करेगा, 2 जगह यहाँ 2 जगह ओरिजिनल पहले वाला जो कर्व था, यानी इमेज वाला भी कर्व, तो ये मिला करके इसका फाइनल ट्रेसिंग ये हुआ, ये मिल जा रहा है। तो जब इसका ट्रेसिंग आइडिया होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ट्रेसिंग आइडिया होने से वर्बल कर पाओगे, नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। तो ये तो भाई आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर if a and b are the squares matrices such that this equal to this then ab square, तो ab square जब आप इसको इधर लाते हो है ना, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स इधर से इधर लाओगे तो ab इक्वल टू b हो जाएगा, तो ab इक्वल टू -b जब इधर आप लाओगे ना तो ab इक्वल टू इधर आकर के इधर आ जाएगा, तो एक तरीके से हम लोग a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a से मल्टीप्लाई कर तो a इनवर्स a आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ab इक्वल टू -b है, और जब इसको स्क्वायर कर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और प्लस ba, तो ab इक्वल टू -ba, तो ab ba कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस विल बी द आंसर। कितना आसान है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया,
यहाँ पर इसी को इक्वल टू क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी और प्लस बी डॉट ए, और ये एक दूसरे का कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार क्या हो रहा है, आपका ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी ए, माइनस बी ए, ये इनवर्स इधर लाओगे तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, तो ए बी इक्वल टू जब माइनस बी ए होगा तो इसी का यूज करोगे, एक दूसरे का इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, साथ साथ जाएंगे। यानी ए से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, ऐसे कर लो या उधर लाओगे, मल्टीप्लाई की करके ही रूल था कि ए से मल्टीप्लाई तो ए बी, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी हो गया, माइनस ए बी बचा, तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, माइनस बी ए, तो यहाँ पर ए बी बी ए होता है, एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल हो बचा, तो दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बताओ वर्बल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सारा क्वेश्चन वर्बल हो रहा है। कह रहा है ए बैग कंटेन्स different kinds of balls in which 5 yellow, 4 black and 3 green balls are there. If 3 balls are drawn at a random, then find the probability that no black ball is chosen. तो कुल मिलाकर के बैग में कितना, 5 येलो बॉल हैं, 4 ब्लैक हैं और 3 ग्रीन हैं, तो 5 4 9 3 12, तो 3 बैग अगर सिलेक्ट करोगे तो 12C3 विल बी द सैंपल स्पेस, और उसमें से कोई भी बॉल ब्लैक ना हो, नो ब्लैक बॉल, तो या तो येलो चलेगा या तो ग्रीन चलेगा, यानी 8 में ही सिलेक्शन करना है, ये 4 को हम नहीं कंसिडर करेंगे, तो 8C3, तो आंसर हो जाएगा AC3, क्योंकि कोई भी ब्लैक बॉल ना निकले तो ब्लैक को छटा दिया तो बाकी कोई भी निकले, तो 8 में से कोई, तो 8C3 आउट ऑफ 12C3। अब फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 8C3 और 12C3 में 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10। अब ये जब कैलकुलेशन करोगे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं 8C3 डिवाइडेड बाई 12C3, तो हम कहना चाह रहे हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11 इंटू 10, ये हम कहना चाह रहे थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मन में करोगे 6 को यहाँ पर कैंसिल करके 12 तो 2 कर देगा, ये तो 2 कर दिया, इसके बाद यहाँ पे 7 है तो न्यूमरेटर में 7 का मल्टीपल होना पड़ेगा, 7 तो कैंसिल होता नहीं, 7 का मल्टीपल कौन है, यही है, और तो कहीं है नहीं, ठीक है। 7 का नीचे 11 है तो 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो 11 का मल्टीपल में तो ये भी है, लेकिन 7 का है ये है, तो दिस विल द आंसर। मोर एवर इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो, जब कैंसिल करोगे 2 होगा, इधर क्या करोगे, इधर आपका 7 तो कैंसिल होगा नहीं, तो इधर जब यहाँ पर कैंसिल करके यहाँ पर 6 बचेगा, फिर 2 से कट करोगे 4 बचेगा, फिर 2 से कट करो 5 बचेगा, तो यहाँ 55 हो जाएगा, वो 7 2 14 हो जाएगा। तो ये मन में किया जा सकता है, नहीं तो देखो कि न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 11 है, तो जो न्यूमरेटर में 7 का डिनोमिनेटर में 11 का मल्टीपल हो, दिस द ओनली, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर पेन का भी चलाना पड़े तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, देखिएगा यही आ रहा है, ठीक है। इसको कैंसिल करके यहाँ पर मन में कर लिया 2 कर लिया, है ना, और यहाँ करके यहाँ पे 4 कर दिया, और फिर यहाँ पे 2 करके यहाँ पे 5 कर दिया, यही आपका 55 हो जाएगा, यही आपका 55 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा इसके साथ, ये आपका 14 हो जाएगा, यही मन में कर सकते हो, ठीक है, ये कॉमन सेंस यूज करके हम जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ cos x प्लस 3 और माइनस पाई, बहुत आसान, प्लस 3 कोई लेना, प्लस 3 तो कर को ऊपर नीचे उठाता है, उससे कोई नहीं है, तो यहाँ पर π/2 माइनस π/2 पर शार्प कॉर्नर देगा, 2 पॉइंट हो। आपका अगर ट्रेसिंग का आइडिया होगा, देखिए ट्रेसिंग का आइडिया होगा तो आपको हम बताते हैं, कर इसका जो ट्रेसिंग कॉस का ट्रेसिंग जो मॉड होगा वैसे होगा, ऐसे नीचे वाला भी पोर्शन ऊपर चला जाएगा मॉड देने पर, तो ये आपका π/2 पर और माइनस π/2 शार्प कॉर्नर देगा, इधर पाई हो गया और इधर हो जाएगा माइनस का पाई, तो आपका यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करना है, यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करो तो 2 शार्प कॉर्नर है, और प्लस 3 का मतलब ये ऊपर उठा देगा, तो उठाने पर क्या फर्क पड़ता है, तो इन दिस इंटरवल फ्रॉम -π to π देयर विल बी 2 शार्प कॉर्नर एट -π/2 एंड π/2, तो these are the 2 points of the function not differentiable, और प्लस 3 का ऐड का कोई लेना देना, प्लस 3 माइनस 3 इट इज अगेन ए शिफ्टिंग केस, तो शिफ्टिंग केस से कुछ नहीं होता, ये आपको पता है, जहां शार्प कॉर्नर होगा सडन चेंज ऑफ स्लोप होगा, वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो आपको जैसे फिगर दिमाग पे रखना है, कॉस का क्या होता है, साइन का क्या होता है, ये तो सब पता होगा, साइन का हम लोग जो मॉड ऑफ साइन लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, जो ओरिजिन से शुरू होता है, ये मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, है ना, ये सब ट्रेसिंग होता है। कॉस का यहाँ पर 0 होगा तो मैक्सिमम होगा, तो π/2 पर शार्प कॉर्नर -π/2, क्योंकि इंटरवल -π से π दिया, तो फिगर दिमाग में होगा, चेक कर लो सीधा कहाँ कहाँ पे होगा, 2 पॉइंट पे होगा, देखते ही बता दोगे। हम लोग बात करते हैं इसमें, द पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, लाई ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पैराबोलिक इधर की ओर होगा। एंड कीप्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट्स फोकस, यानी पैराबोला पर पॉइंट हो और फोकस से दूरी 5 हो, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी। ठीक है, तो पॉइंट पैराबोला पे लाई हो, अच्छा फोकल डिस्टेंस होती ए प्लस एक्स एब्सिस ऑफ द पॉइंट, तो ए इसका तो फोकस का कोऑर्डिनेट ए कामा 0, तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट, और उस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट हो कि ये 5 आवे, 5 आवे, तो x1 यहाँ पर y1 में x1 4a होगा, 4 प्लस ए 5a है, तो जैसे x1 4a होगा तो पॉइंट में x1 यहाँ पर 4a डालोगे तो y भी क्या होगा 4a, तो x भी 4a, y इक्वल टू 4a, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4a होगा तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम होना पड़ेगा, तो कहीं सेम है तो ये सेम है, दिस विल बी आंसर। देखिए यहाँ पर इस केस में हम क्या बताए हैं, ये पढ़े होगे पैराबोला में कि अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, इस पर कोई भी पॉइंट से x1 y1 लेते हैं, x1 y लेते हैं, तो इससे फोकस की दूरी a का मान 0 हो जाएगा, तो ये फोकस की दूरी जो p है ये s है, तो sp जो होता है वो x1 प्लस ए यानी a प्लस x1 होता है, तो ये तो पैराबोला का a कामा 0 x1, और ये लेंथ 5 है, तो 5 होने का मतलब ये बताता है कि इसको 4a होना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर दिस प्लस दिस क्या होता है फोकल डिस्टेंस होता है, तो ये 5 गिवन है, तो ये 4 जैसे x1 4a होगा, x1 पैराबोला पर है, x1 पैराबोला पर है, जैसे 4a डालोगे तो y भी 4a आ गया, तो 4a आया, y भी 4a आ रहा है, तो 4a आ रहा है, इसका मतलब s कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम होगा, दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर x एंड y कोऑर्डिनेट सेम होगा, 4a a की वैल्यू 1/4 डालोगे तो 1 1 आ जाएगा, बराबर होना चाहिए, तो दिस इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, तो ये सब दिमाग में ट्रेसिंग होगा कि भाई फोकल डिस्टेंस क्या होता है, ये तो फिक्स हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट आपको फिक्स कर देना, क्योंकि टोटल लेंथ 5 है तो 4a होना पड़ेगा, 4a फिक्स हो गया तो y1 भी फिक्स हो गया, पैराबोला पर एक एक्स कोऑर्डिनेट डालोगे तो y आ जाएगा, y डालोगे तो x आ जाएगा, तो दोनों पता लगा बराबर है, तो ये पॉइंट हो सकता है, क्योंकि एक वैल्यू 1/4 है, 4 में एक वैल्यू 1/4 डालोगे तो 1 1 आ जाएगा, तो बराबर होने से मतलब है ना, तो होना ही पड़ेगा। तो बराबर बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, R is a reflexive relation on the finite set A having 10 elements and if M has the number of ordered pair, ठीक है, then अरे भैया रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट, आप पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट है ना, तो यहाँ पर अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो हर एक एलिमेंट का अपने आप में इमेज होगा, ठीक है, तो A कामा A शुड बिलोंग्स टू सेट, तो जहां पर कितने हैं इसमें 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट का हो जाएगा 1 1 2 2, मतलब 1 to 10 तक नंबर है, तो 1 1 2 2 3 3, तो जो ऑर्डर पेयर होगा वो ऑर्डर पेयर में हर एक एलिमेंट 10 है तो 10 का इमेज होना चाहिए, 1 का 1 होना चाहिए, 2 का 2 होना चाहिए, तो कम से कम तो 10 होना चाहिए, तो इसलिए दिस विल बी आंसर। ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी में ना कम होता है ना ज्यादा होता है, रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट का अगर 10 सेट में एलिमेंट है तो उसका हर एक का रिफ्लेक्सिव इमेज हो, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू डॉट 10 10, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, इन आइडेंटिटी में रिफ्लेक्सिव में ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हर एक का तो हो गया होगा, तो 1 से 10 तक तो हो गया होगा, एक्स्ट्रा है सरप्लस है तो भी चलेगा, तो जो यहाँ पर m इज द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन सेट, तो कितने ऑर्डर पेयर होंगे रिलेशन में, कम से कम 10 होंगे, क्योंकि हर एक का इमेज होना अपने आप में सेम इमेज होना, सेम रिलेशन रखना ये जरूरी है हर एक एलिमेंट का, तो 10 है तो 10 का कम से कम ही चाहिए, तो दैट्स वाई, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड रिलेशन पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा रिलेशन। अब यहाँ पर देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कोफिशिएंट x पावर 100 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, अब यहाँ के इससे एक्सपेंशन करोगे तो यहाँ पर log m by n log m minus n हो जाएगा, तो log यहाँ पर 1 plus x माइनस log ऑफ 1 plus x स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करते हो तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 4, इवन वाला निगेटिव और ऑड वाला पॉजिटिव, एक्स पावर 100 में क्या हो जाएगा -1/100 हो जाएगा, चलो -1/100 करते हैं, और उधर जब करके इवन वाला जब 50 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/2, ठीक है, प्लस एक्स पावर क्या हो जाएगा 6/3, ऐसे करेंगे तो वहाँ माइनस का के बजाय प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इस केस में प्लस हो जाएगा, तो -1/100 और प्लस 1/50, तो 1/100, 1/100 का मतलब हो जाएगा 0.01, दिस विल बी आंसर। देखिए मैंने क्या किया मन में, अभी कर लोगे, इसको जब करोगे तो लिखोगे log ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो समझ में log m log n, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है
तो मैं समझता हूँ कि ये आपका x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 ऐसे चलता जाएगा। तो x पावर 100 में क्या हो जाएगा, माइनस 1/100 आएगा। बताओ, x पावर 4 का माइनस x पावर 2 का इवन है, तो यहाँ माइनस 100/100 है। अब इस वाले में जरा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई 3 ऐसे करोगे। और उसमें आगे चल के एक्स का पॉजिटिव निगेटिव, तो एक्स स्क्वायर का पावर यहाँ जब 25 होगा डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 है ना, 16 है ना, तो 50 होगा डिवाइडेड बाई 50 होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 50 के केस में इवन में निगेटिव हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट -1/50 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस या माइनस, यहाँ कोफिशिएंट -1/50 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर 50 करोगे तो 100 हो जाएगा, और 50 इवन वाला निगेटिव है, देखो इवन वाला पावर वाला निगेटिव, 50 भी इवन है निगेटिव, तो यहाँ पर उससे हो जाएगा क्या है -1/50, तो माइनस यहाँ 1/50, इसके पहले और माइनस, तो माइनस प्लस हो गया, यही मैंने मन में कर लिया। इधर का आपका पावर एक्स है तो -1/100 आ जाएगा, इवन वाला निगेटिव है, और उधर भी इवन है, 2 4 6 8 में भी 50 आएगा, तो यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो जैसे पावर 50 होगा तो 100 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी 50, तो माइनस माइनस 1/50 दैट इज +1/50, तो -1/100 और +1/50 एंड अल्टीमेटली 1/100, 1/100 का मतलब होता है 0.01, दैट विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा मन में सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, कहाँ माइनस माइनस करके प्लस हो रहा है, कहाँ ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब ये कंसेप्ट जान जाओगे तो मन में किया जा सकता है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिएगा, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट मेक्स इक्वल एंगल विद द each of the 3 mutual perpendicular axes, then the sum of the magnitude of the projection of each of the axis। अरे भैया क्यूब का डायगोनल ले लो, क्यूब का डायगोनल तीनों एजेस से इक्वल एंगल बनाता है ना, तो डायगोनल अगर साइड लेंथ ए है तो डायगोनल क्या हो जाएगा a√3, तो a√3, तो डायगोनल अगर a√3 है, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो √3 से डिवाइड करोगे तो साइड आ जाएगा, तो 5/√3 5/√3 5/√3 3 बार जुड़ जाएगा, सम ऑफ द क्या होगा प्रोजेक्शंस ऑन द ईच ऑफ द एक्सिस, जो एजेस हैं XYZ ले लेंगे, तो 5/√3 5/√3 5/√3, तो 3 × 5/√3, तो इस केस में क्या हो जाएगा 5√3। देखिए यहाँ पर अगर जो कोई वेक्टर ही है, यहाँ पर आपको पता है कि अगर क्यूब लेते हैं, क्यूब में एजेस क्या होती हैं ए बराबर होती हैं, और जो डायगोनल होता है वो आपका तीनों से इक्वल एंगल बनाता है, तो उस केस में अगर एज लेंथ ए है तो डायगोनल हो जाएगा a√3, तो अगर डायगोनल दिया है a√3 तो √3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा एज आ जाएगा, प्रोजेक्शन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये दिया है 5, इस केस में 5 दिया है, 5 को √3 से डिवाइड करोगे तो x एक्सिस प्रोजेक्शन, y एक्सिस प्रोजेक्शन, z एक्सिस प्रोजेक्शन, इन्हीं को 3 बार जोड़ दोगे, 5/this प्लस 5/√3 और प्लस 5/√3, तो ये आपका हो जाएगा 3√5/√3, तो इस केस में हो जाएगा 5 × √3, 3 टाइम्स ऑफ 5/√3, तो ये कैंसिल होकर के यहाँ पर 5 टाइम्स ऑफ √3 आ जाएगा, ये √3 टाइम्स ऑफ 5। मान लो ये वेक्टर, मैंने कोई वेक्टर v लिया, ये यहाँ पर xi प्लस xj और प्लस xk, x इक्वल बना रहा है, तो इसका जब मॉड लोगे, मॉड 5 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा x² प्लस x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, स्क्वायरिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² इक्वल टू इस केस में 25, तो x हो जाएगा 5/√3, तो यहाँ पर देखोगे 5/√3। अगर कोई वेक्टर यहाँ पर इक्वल इंटरसेक्ट इक्वल प्रोजेक्शन है, इक्वल इंक्लाइन होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो इक्वल प्रोजेक्शन बनाएगा वेक्टर, है ना, तो x बनाया तो x वैल्यू ये आ गई, तो तीनों को जोड़ोगे 3 टाइम्स ऑफ x प्लस x, तो सबसे बढ़िया रहेगा क्यूब का डायगोनल ले लो, जब डायगोनल क्यूब का एज लेंथ a होता है तो डायगोनल a√3 होता है, तो डायगोनल मालूम है तो √3 से डिवाइड करो तो एज लेंथ हो जाएगा, तो एज लेंथ तीनों का बराबर होगा क्योंकि इक्वल इंक्लाइन होता है एजेस से, तो प्रोजेक्शन एक एज x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी y एक्सिस को, तीसरी z एक्सिस को, तो जब हम लेंथ डायगोनल ए लिया a√3 हुआ, जब साइड लेंथ एज लेंथ a है तो डायगोनल a√3,
ठीक है, तो यानी √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, डायगोनल आ जाता है, तो √3 से डिवाइड करोगे तो डायगोनल विल कन्वर्टेड टू द एज लेंथ। तो यहाँ पर जो डायगोनल है वो 5 यूनिट का है मैग्नीट्यूड, है ना। वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 5 यूनिट मेक्स इक्वल एंगल विद द ईच ऑफ द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये डायगोनल जो हो गया यही आपका 5 है, तो √3 से डिवाइड करोगे 5/√3 5/√3 5/√3 3 बार जोड़ोगे तो हो जाएगा। या तो फिर वेक्टर ले लेते हैं जो इक्वल इंक्लाइन होगा, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस से, तो इक्वल प्रोजेक्शन रखेगा, तो एक्स आई एक्स जे एस के, और इसका माड लेंगे तो माड ऑफ दिस इक्वल टू 5 दिया, स्क्वायरिंग बोल एक्स आ गया। अब यही प्रोजेक्शन x + 3x ऐसे भी कर सकते हो, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि इतना समझ में आया होगा कि जब हम क्यूब की बात करेंगे तो ज़्यादा, जैसे मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर में पढ़ोगे स्क्वायर का अगर एज लेंथ a है तो डायगोनल होता है a√3, तो यहाँ पर a√2 है ना स्क्वायर के केस में। तो अब जब डायगोनल दिया है a√2 तो आप इसको अगर √2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर डायगोनल को √2 से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर के केस में एज लेंथ साइड आ जाता है। क्यूब के केस में क्या होता है, a² है ना, तो a√3 होता है, तो √3 से डिवाइड करोगे तो एज लेंथ आ जाएगा, है ना। तो एज लेंथ तीनों बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंक्लाइन है, तभी प्रोजेक्शन बराबर बराबर होगा। तो आप उसको डिवाइड करके कर लो या वेक्टर बना करके मन में कर लो कि √x² + x² इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x 3 टाइम जोड़ दो, तो दिस कैन बी डन वर्बली। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर f = x² - 1 डिवाइड mod of x - 1 देन द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू -1 f of x, यानी इस पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना है इसका। तो लिमिटिंग वैल्यू जब -1 डालोगे तो यहाँ पर साफ साफ जाहिर है, -1 डालोगे तो +1 करके 0 कर देगा, 0 0, फिर केस बार एलपिटर रूल। तो अब हम लोग इसको पहले एलपिटर के बजाय पहले देखते हैं, जैसे आप -1 डालोगे तो माइनस 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 एक्स कर देगा, तो यहाँ पर -x हुआ क्योंकि अब x के अंदर की चीज मार्ट के अंदर चीज निगेटिव होती है तो अपने आप को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -x माइनस का मिले तो x + 1 और उसके फैक्टर क्या x + 1, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर x - 1 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर -1। जैसे 1 डालोगे तो इस केस में -1 -1 -2 विल बी दैट। तो बहुत आसान। देखो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर क्या लिया x - 1 और x - 2, और इसमें हो जाएगा -x - 1, समझो, क्योंकि यहाँ पर x जो है -1 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो -1 की ओर अप्रोच करेंगे तो माइनस देगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। अब यही मैंने माइनस कॉमन लिया तो x + 1, और जैसे ये x + 1 x - 1 x + 1 x - 1 x + 1 है ना, a + b a - b है ना, स्क्वायर में स्क्वायर फैक्टर कर लिया, ये x + 1 इसको कैंसिल कर देगा, और जैसे लिमिटिंग -1 डालोगे तो -2 डिवाइडेड बाई -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर -1 बचा, इधर -2 बाई -1 2। तो जैसे आपका x इक्वल टू -2 पर लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो ये -x निकालेगा, दोनों में माइनस, मैंने माइनस कॉमन लिया, इसको फैक्टर किया, एक कैंसिल हो गया, x - 1 न्यूमेरेटर में बचा, नीचे -1 तो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, -1 बचा, तो लिमिट डालोगे -1 तो -2 बाई -1 2 विल बी। तो कांट यू रीड वर्बली। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो वर्बली कर सकते हो, कोशिश करिएगा। अभी 23 के बजाय हम कल परसों में 24 के डालेंगे, उसमें आपको देखिएगा कैसे हम 75-80% क्वेश्चन 75-80% क्वेश्चन वर्बली कैसे हम आपको बताएंगे। तो ये सब आदत डालो, क्योंकि क्या है, समय अब उतना नहीं बचा है कि हम नया नया कोई चीज़ सीखें करें, जो भी आता है उस पर कैसे हम स्पीड बना करके समय बचाना, सही एक्यूरेसी के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो वो अब जो है अपने आप को चेंज करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, बताने में समय लगता है लेकिन हम हर क्वेश्चन को पहले वर्बली आंसर बोल रहा हूँ, फिर मैं समझा रहा हूँ कि मन में मैंने क्या किया। ऐसे आप भी आदत डालो, मैं समझता हूँ जरूर बहुत फायदा होगा, करके देखिएगा। और भी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे जो हम PYQ डाले हैं निम्सट के, सारा करके प्रैक्टिस कर डालोगे, देखो बहुत सारा रिपीट भी होता है ना, और ये भी करो, और बच्चों और भी बच्चों को शेयर करो, जिससे कि और अदर्स विल आल्सो बी बेनिफिटेड। तो सबको क्या है, इसी स्टाइल में एक लास्ट मोमेंट में फाइनल टचअप देने से फायदा जरूर होगा, इस चीज़ को रियलाइज करोगे। तो हम लोग मिलते हैं अगला PYQ के साथ। 2024 का बचा है, 25 का तो अभी एग्जाम होगा, तो उसके साथ हम कल परसों में डालेंगे, देखिएगा वहाँ पर भी हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन 80% वर्बली कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।